तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली किस प्रकार का था। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का एक संस्थापक नहीं था, उसके बाद का जलालुद्दीन खिलजी ये बाद के ये शासक थे, जो कि दिल्ली सल्तनत में बहुत ही विशेष स्थान रखते हैं, पूरे मध्यकालीन भारत में बहुत ही विशेष स्थान रखते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि आज अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली किस प्रकार का था। ये हमारे TMBU यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी का यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्ट 2 का ये हिस्सा आता है, अलाउद्दीन खिलजी मेडावल इंडिया पार्ट 2 का हिस्सा आता है। तो उसी में दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 में आता है, तो उसका अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है आज को। तो आप वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा का पूरा माजरा समझ में आ जाएगा कि क्या था नहीं था। तो देखते हैं और एक बात कि ये सिर्फ ना केवल पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए है, बल्कि अदर सब्सिडरी सब्जेक्ट के लिए भी है, जिनका भी हिस्ट्री सब्सिडरी सब्जेक्ट है, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला। और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हालांकि बेस हम लोग लेके चलेंगे, पूरा पूरा एकदम बेसिक से चलेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ नहीं पता, दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ नहीं पता, आपको बस यहाँ पे वीडियो पे बने रहना, अलाउद्दीन खिलजी पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी पूरा का पूरा टॉपिक कवर नहीं करने वाला है, ज़्यादा फोकस रहेगा बाजार नियंत्रण प्रणाली, चूंकि वही हम लोग का क्वेश्चन है, वही हम लोग का उसी के अनुसार आंसर होगा। कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका बहुत यूज हो जाएगा। ये अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, हम आपको सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते जाएंगे। आप एक कॉपी और पेन लेकर रेडी रहिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते जाएंगे, आप वो उसको नोट करते रहिएगा अपना कॉपी में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम आज इस वीडियो में क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली मेन फोकस्ड हम लोग का इस पे रहेगा, लेकिन हम लोग अदर टॉपिक को भी टच करते हुए चलेंगे, जैसे कि कर प्रणाली, जैसे कि उसका सैन्य प्रणाली, सैन्य में क्या क्या सुधार किया, उस पर भी हम लोग टच करते हुए चलेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी छूटे ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका साथ साथ तैयार हो जाएगा, आप मेंस के लिए मतलब कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का रेडी आप अपने से कर सकते हैं। आप ये वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आपको एक वेबसाइट बताया जाएगा, जो कि मेरा ही वेबसाइट है। आप वहाँ पे उसको चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा। अब वहाँ से क्लिक करके पूरा 8-9 पेज का ये है, उसको हम जो 8-9 पेज में लिख दिए आपके लिए, आप वो पूरा का पूरा वो देख सकते हैं। यहाँ पे बस वो 8-9 पेज का समरी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से हुआ है नहीं हुआ है, वो समझाने के लिए ये सिर्फ है। आप अगर आंसर राइटिंग देखना चाहते हैं तो 8-9 पेज का वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली, मार्केट पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, मार्केट पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। जहाँ हम एक ही लिखेंगे इसका मतलब होगा कि अलाउद्दीन खिलजी, जहाँ एक ही लिखेंगे उसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी होगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो देखिए इस वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है, पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था। सबसे पहले देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी कौन था, उसके बाद देखेंगे शासन पर कैसे बैठा, शासन पर कैसे बैठा उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखेंगे किया गया कार्य, इसका किया गया कार्य क्या क्या था, थोड़ा बड़ा देखेंगे सैन्य सुधार, इसका थोड़ा थोड़ा देखेंगे इसका कर सुधार, कर सुधार थोड़ा थोड़ा देखेंगे, और अंत में देखेंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली। और अंतिम में इसका निष्कर्ष निकालेंगे हम लोग, अंतिम में इसका निष्कर्ष निकालेंगे।
तो ये सारा टॉपिक रहने वाला है आज को। अलाउद्दीन खिलजी कौन था, वो शासक कैसे बना, कैसे शासन किया, उसके बाद देखेंगे वो क्या क्या काम किया, उसका सैन्य सुधार देखेंगे, उसका कर सुधार देखेंगे, और अंत में देखेंगे कि बाजार नियंत्रण में वो किस प्रकार से अपना सहयोग किया, मतलब कि बाजार नियंत्रण प्रणाली उसका किस प्रकार था। मेन फोकस यहाँ पे रहने वाला हम लोग का बाजार नियंत्रण प्रणाली और कर सुधार के बारे में मेन फोकस यहाँ रहने वाला है। लेकिन इसके बीच में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आप कॉपी पेन लेके रेडी रहिएगा। जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। लगभग 15-20 क्वेश्चन होने वाला है ऑब्जेक्टिव। तो अलाउद्दीन खिलजी से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ना ही आपका ग्रेजुएशन का अगर आप ऑब्जेक्टिव टिक मारते हैं वहाँ पे, ना ही कम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से नहीं छूटने वाला, ठीक है। और अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं हिस्ट्री ऑनर्स, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स के छात्र हैं तो 4-5 पेज में लिखना पड़ता है, तो आप इसको समझ जाइएगा, अपने से वो लिख दीजिएगा। और जैसा कि हम आपको पहले ही बताया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा लिंक, आप वहाँ से भी जाके पूरा का पूरा 8-9 पेज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, कहीं भी वीडियो को इसको स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा का पूरा लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक बने रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला आज को, तो फिर भी आप बिना स्किप के बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी मिटाते हैं। जो भी चैनल में नए हैं, अभी जो चैनल एक बार भी नहीं आया, चेहरा नई बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आएगा तो उसको डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट करके बता सकते हैं समझ में आया या फिर नहीं आया। अपना अपना कीमती मत दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये सब टॉपिक रहने वाला है, और आपको जहाँ पे जो टॉपिक पढ़ना है आप वो सीधा स्किप करके सीधा वो टॉपिक आप देख सकते हैं। लेकिन हम बताते हैं कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, जैसा कि सबसे पहले हम लिखे हुए थे कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था, ये आखिरकार था कौन। तो अलाउद्दीन खिलजी है खिलजी वंश का एक महत्वपूर्ण प्रतापी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का, खिलजी वंश पहले ही मैंने आपको बताया था बलबन के बारे में, जो कि गुलाम वंश का था, और गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 1206 से लेके 1290 तक ये गुलाम वंश का पीरियड रहता है, और 1290 से लेके 1320 तक ये रहता है खिलजी वंश का पीरियड। ये रहता है खिलजी वंश का पीरियड 1290 से 1320। तो यही पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी का उत्थान होता है, यही पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को जानने से पहले अलाउद्दीन खिलजी के थोड़ा पास्ट जानना होगा, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। खिलजी वंश का संस्थापक जो थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे। इसका जो फाउंडर बोल सकते हैं, फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी, जेके जलालुद्दीन खिलजी इसके फाउंडर थे। तो जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के एक भाई थे जिसका नाम था शमसुद्दीन खिलजी, उसके बेटे थे अलाउद्दीन खिलजी। किसके बेटे थे? एक शमसुद्दीन खिलजी, इसका पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी। शमसुद्दीन खिलजी का पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी, और शमसुद्दीन खिलजी भाई था ये जलालुद्दीन खिलजी का। तो जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी इसके भतीजे हो गए। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा, ठीक है। तो देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन पीरियड कब से कब से था। तो अलाउद्दीन का शासन पीरियड आप देखिएगा 1296 से लेकर 1316 तक था। अलाउद्दीन खिलजी का शासन पीरियड था 1296 से लेकर 1316 तक था, खिलजी वंश का था, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं कि जब जलालुद्दीन खिलजी जब शासन कर रहे थे उस टाइम पे ये जो थे सूबेदार थे कहाँ का? कड़ा का सूबेदार था, इलाहाबाद। ये पहले जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में ये सूबेदार के काम में थे, सूबेदार कड़ा इलाहाबाद में पड़ता है। इलाहाबाद के सूबेदार थे ये अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में, ठीक है। इसने मलिक छज्जू का भी विद्रोह को दमन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ लिख देते हैं मलिक छज्जू या छुज्जू भी इसको कहीं कहीं लिखा हुआ है। मलिक छज्जू का विद्रोह का दमन किया था, उसके बाद इसको सूबेदार बनाया गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग
तो मलिक छज्जू का दमन करके सूबेदार बनाया गया। उससे पहले जब ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान नहीं बने थे, तो 1292 ईस्वी में 1292 ईस्वी में जब ये शासक नहीं बने थे अलाउद्दीन खिलजी, तो 1292 ईस्वी में एक जगह का नाम आता है भिलसा। भिलसा भिलसा का ये सैन्य अभियान करते हैं और वो सफल रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी भिलसा का अभियान करते हैं, ये सैन्य अभियान करते हैं और ये सफल रहते हैं। वहाँ पे इनको एक पद से विभूषित किया जाता है और वो पद में सफल रहता है। और एक पद इनको दिया जाता है जो कि पदवी दिया जाता है, आरिज ए मुमालिक का पद भी दिया जाता है। ये भिलसा युद्ध के बाद एक पदवी धारण करते हैं, आरिज ए मुमालिक। ये धारण अलाउद्दीन खिलजी को ये मिलता है, आरिज ए मुमालिक। ये भिलसा का जब सैन्य अभियान करते हैं 1292 ईस्वी में, सल्तनत बनने से पहले, तो ये आरिज ए मुमालिक पद को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे देख रहे हैं कि ये अलाउद्दीन खिलजी का शक्ति धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि तरह तरह के दमन कार्य में ये भाग लेने लगे, वहां पे जाने लगे, दमन करने लगे, तो इनका थोड़ा मोड़ा विस्तार होने लगा अपना शक्ति का। ठीक है, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। ये सल्तनत बनने से पहले, जैसे कि हम आपको बलबन में पहले बलबन को शासन में गद्दी पर बैठाए थे, उसके बाद हम लोग आगे का कार्यक्रम स्टार्ट किए थे, इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी को पहले शासन में गद्दी पर पहले बैठा देते हैं, उसके बाद जो टॉपिक होता है उसके बाद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ सब सभी क्वेश्चन उठता है। देखिए, जैसे कि आप कॉपी पेन में नोट कर चुके होंगे अभी तक कि आरिज ए मुमालिक किसको पद ये दिया गया था, तो ये दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी को। 1292 के बाद मिला था इसको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बिना वीडियो के स्किप किया पूरा बने रहिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो चलिए, तो आरिज ए मुमालिक फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये दमन करते गए, एक दिन इसका मूड खराब हो गया। अलाउद्दीन खिलजी बोला कि नहीं, अब हमको बनना है शासक। अलाउद्दीन बोलते हैं अब हमको बनना है शासक। मने में बोला होगा, क्या दिक्कत है, मन में भी तो आदमी बहुत कुछ बोल देता है, किसी को गरिया देता है, किसी को कुछ कर देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी बोला होगा कि नहीं, अब हमको शासक बनना है। तो एक दिन क्या करता है, ये जो अपने चाचा रहता है जलालुद्दीन खिलजी को 1296 में इसको मार देता है। कब मार देता है? ये जो 1296 ईस्वी में 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर लेता। अब शासन किसके हाथ में आ गया? अब शासन आ गया अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में। अब हम लोग इसको गद्दी पर बैठा दिए हैं। 1296 से कहाँ तक शासन करेगा? 1316 तक शासन करेगा। तो इसको गद्दी पर अब बैठा दिए। अब मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है वहाँ का, जैसा जहाँ पे बताए हुए थे, क्या क्या आज हम लोग वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो 1296 में वो गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर? यहाँ तक तो सब समझ में आ गया होगा, सब समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। कहीं भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि फलना जगह डाउट हुआ, आप हमको वहाँ पे बता दीजिए, तो हम आपको बता देंगे कमेंट के माध्यम से। अगर पॉसिबल होगा तो कमेंट में ही बता देंगे, और अगर कमेंट में नहीं पॉसिबल होगा, थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत होगा, तो अलग से वीडियो बना के आपके लिए डाल देंगे। ठीक है, कमेंट लेकिन आप जरूर किया कीजिए, और पसंद आया तो लाइक, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी किया कीजिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे कि एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन खिलजी उसके सुल्तान थे। अलाउद्दीन खिलजी वंश के फाउंडर थे ये जलालुद्दीन खिलजी। 1296 तक शासन करते हैं। उसके बाद उसका जो भाई था शमसुद्दीन खिलजी, उसका बेटा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी तरह तरह का सैन्य अभियान कर रहे थे, सब दमनकारी को दबा रहे थे। उसके बाद 1292 ईस्वी में भिलसा को वो जीत लेते हैं। उसके बाद आरिज मुमालिक का पद इनको मिल जाता है। थोड़ा तेज अगर हम बोल रहे हैं तो आप उसको वीडियो को स्लो कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आरिज मुमालिक का पद वो ग्रहण करता है। उसके बाद इसका एक दिन मूड खराब हो जाता है, उस दिन बोलते हैं अब हमको जो है शासन चाहिए। वो जलालुद्दीन खिलजी को मार देते हैं। इतना तक क्लियर हो गया, इसको मिटाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन वाले जितने भी लड़के देख रहे हैं, जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है, वो बहुत ध्यान से देखे, बिना स्किप किए हुए। ग्रेजुएशन वाले जो भी लड़के देख रहे हैं, और आपको 8-9 पेज का आपको मिल जाएगा, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से पूरा का पूरा लिख सकते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, पहले समझ लीजिए क्या है, उसके बाद तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। तो कौन था वो क्लियर हो गया हम लोग का। ठीक है, कौन था ये हम लोग का क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका
क्या किया, क्या क्या किया ये। तो देखते हैं कि जलालुद्दीन कहानी के माध्यम से आज को थोड़ा लेक्चर के माध्यम से समझाएंगे आज को। अलाउद्दीन खिलजी जब शासन पर बैठता है तो ये देखता है कि हर जगह पे वो हो रहा है, घूसखोरी हो रहा है, सब दलाल सब यूज हो रहा है, अच्छा से काम नहीं चल रहा था इसका नियंत्रण में। इससे पहले जो शासन कर रहे थे उसके नियंत्रण में अच्छा से काम नहीं चल रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, सबसे पहले अपना सब तरफ सैन्य, ये देखिए कहाँ कहाँ काम किया पहले वो देख लेते हैं। देखिए ये सबसे पहले सैन्य में काम किया, सैन्य सुधार सबसे पहले किया। उसके बाद देखते हैं कर सुधार किया, कर में सुधार किया। उसके बाद देखते हैं साम्राज्य विस्तार किया, साम्राज्य विस्तार किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार संबंधी सुधार। इन सब जगहों पे हम देखते हैं मेनली अलाउद्दीन खिलजी ने इन सब जगहों पे मेनली काम किया। ठीक है, इन सब जगह पे क्या क्या, सैन्य सुधार, कर सुधार, साम्राज्य सुधार, बाजार संबंधी सुधार, इन सब जगह पर मेनली अलाउद्दीन खिलजी ने काम किया। ठीक है, साम्राज्य विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बहुत हुआ। साम्राज्य विस्तार अलाउद्दीन खिलजी का सपना था, ये आप कहीं नोट कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का सपना था विश्व विजय करना। अलाउद्दीन खिलजी से पहले आपको याद होगा सिकंदर नाम का एक आता है यूनानी, जो कि सिकंदर का भी वही सपना था जो कि अलाउद्दीन खिलजी का था। अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर का दोनों का सपना था कि हमको पूरा विश्व में विजय, पूरा विश्व में अपना नाम करवाना है, लेकिन घंटा होगा, कुछ नहीं हुआ इन लोग से। हालांकि बहुत हद तक सफल रहे इंडिया लेवल पे। तो साम्राज्य विस्तार में वो सपना था। सैन्य सुधार में हम लोग देखते हैं, सैन्य सुधार तो इसको अभी हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि वो कहाँ पे क्या क्या सुधार करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी जैसे बनता है। तो जैसे कि हम आपको बताया कि घुसखोरी चलने लगा, दलाली चलने लगा, ज़्यादा पैसा देने लगा, कम पैसा देने लगा, तो जो दुकानदार थे वो मनमाना अपना करने लगे। बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में बता रहे, वो मनमाना अपना करने लगे। तो अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासनकाल में आते हैं तो वो जो है अपना बाजार नियंत्रण को इतना सुदृढ़ कर लेते हैं, इतना शक्तिशाली कर लेते हैं कि वहाँ पे कोई भी घुसखोरी बंद हो गया, घुसखोरी बंद हो गया, काला बाजारी बंद हो गया, अधिक दाम में बंद हो गया। तो सबसे पहले ये आते हैं तो क्या करते हैं, देखिए ये सब तो हो गया। अब जो मेन फोकस्ड रहने वाला है वो वाला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी केवल बाजार नियंत्रण प्रणाली, केवल सैन्य सुधार ही नहीं किए थे बल्कि बाजार नियंत्रण प्रणाली में भी बहुत प्रयास किए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक इतिहासकार आते हैं लेनपुल, आप ये कहीं नोट कर लीजिए, लेनपुल ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था। लेनपुल ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था, क्या कहा था? लेनपुल ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये कहा था कि मध्यकालीन भारत का बहुत बड़ा राजनीतिक अर्थशास्त्री अलाउद्दीन खिलजी को उसने माना। क्या बोले? मध्यकालीन भारत का बड़ा राजनीतिक अर्थशास्त्री माना लेनपुल ने अलाउद्दीन खिलजी को मध्यकालीन भारत का महानतम राजनीतिक अर्थशास्त्री माना। लेनपुल का क्यों माना, ये अभी आपको पता चल जाएगा क्यों माना। तो जैसे ही ये सुल्तान बनता है, ये क्या करता है, सभी दुकानों में, पहले बता देते हैं उसके बाद थोड़ा लिख देंगे। ये क्या करता है, सबसे पहले सभी दुकान में जो दाम रहता है, दाम को फिक्स कर देता है। दाम को मतलब फिक्स कर देता है, क्या मतलब है कि ये फिक्स हो गया कि आटा 20 रुपया किलो होगा, आटा 20 रुपया किलो होगा, चीनी 44 टका किलो होगा, चावल 32 टका किलो होगा, और तरह तरह के जो मूल्य थे वो फिक्स कर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो जनता आता था खरीदने के लिए वो और मतलब कि नहीं कर सकता था कि हमको मतलब कि ज़्यादा दाम हम क्यों अदा करें, वो दावा कर सकता था। इससे क्या हुआ कि ज़्यादा बढ़ा करके व्यापारी लोग नहीं बेच सकता था। जैसे कि आप कहीं होटल जाइएगा, होटल में एक मेन्यू मिलता है जिसमें कि बगल में दाम लिखा रहता है कि चिकन मोमो हाँ 70 रुपया, हाँ ठीक है, बिरयानी हाँ 150 रुपया, हाँ ठीक है, अंडा पनीर हाँ 80 रुपया। तो वो क्या होता है कि उससे ज़्यादा पैसा अदा नहीं कीजिएगा, ना ही वो सामने वाला आपसे ज़्यादा पैसा मांगेगा, क्या कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका दाम इतना ही होगा। अगर लिखा हुआ दाम से अगर ज़्यादा अगर पैसा लेता है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं कि ये क्या है, केस मतलब कि केस
मतलब कि उसको बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जितना लिखे हैं उतना पैसे। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ये सबसे बड़ा कदम था। तो आप लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी मूल्य को, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि मूल्य को स्थायी कर दिया था, मूल्य को स्थायी कर दिया था। मूल्य को अस्थायी का मतलब कि जहाँ एक जगह अगर कोई मूल्य बिक रहा है, सभी जगह पे वही मूल्य बिकेगा। ये नहीं कि यहाँ पे दूसरा बिक रहा है, 10 कदम दूर दूसरा मूल्य पे बिकेगा, ये नहीं था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मूल्य का जो सूची था वो एक सूची तैयार किया इसने। सामान की सूची लिख सकते हैं या वस्तु की सूची, सामान की सूची तैयार किया, सामान का सूची तैयार किया। सामान का सूची तैयार करने के बाद क्या हुआ कि वो दुकान के बाहर वो सूची को लटका दिया गया कि सब जनता आके देखे कि किसका कितना दाम है, नहीं है, ठीक है। सूची तैयार किया और क्या किया, दुकान के आगे लगा दिया, ठीक है। सामान की सूची तैयार किया और दुकान के आगे लगा दिया। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है ये दोनों, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद देखते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। यहाँ तक कुछ समझ में, यहाँ तो कुछ समझने में कुछ दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण प्रणाली था, इसके लिए कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण प्रणाली था, इसके लिए कहा जाता है कि ये जो है सैन्य सुधार, मतलब सैन्य सुधार का क्या मतलब है, सैन्य प्रणाली प्लस बाजार, बाजार का ये समन्वय था। मतलब कि सैन्य प्रभाव भी उसमें देखने को मिलता है और बाजार का तो देखने को मिलता ही है। तो कुछ इतिहासकार का ये मानना है कि इतिहासकार का मानना है कि ये जो है सैनिक के लिए विशेष तौर पर ये किया गया था, और किसी का मानना है कि नहीं, ये सैनिक के लिए नहीं, ये प्रजा के लिए किया गया था। तो इसको जानने से पहले हम देख लेते हैं स्रोत क्या क्या था। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण के बारे में पढ़ने का स्रोत क्या था। इसको थोड़ा देर पहले बताना चाहिए था, लेकिन मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, लेकिन अभी बताते हैं स्रोत क्या क्या था। अलाउद्दीन खिलजी का स्रोत बाजार के रिलेटेड, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार से रिलेटेड स्रोत क्या क्या था। तो बाजार से रिलेटेड सबसे पहला स्रोत आता है जियाउद्दीन बर्नी का तारीख फिरोज शाही। क्या नाम बोले, जियाउद्दीन बर्नी का एक किताब आता है तारीख ए फिरोज शाही। अब ये सबको नोट करते चलेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और ग्रेजुएशन के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, और अपने आंसर राइटिंग में आप ये सब का यूज कीजिएगा तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी का हो गया तारीख फिरोज शाही। उसके बाद आता है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का क्या, जियाउद्दीन। उसके बाद आता है अमीर खुसरो का क्या था, खुजाउल उल फतूह, क्या था इसका, खुजाउल उल फतूह या फतूह, खुजाउल फतूह, अमीर खुसरो को तुतिया हिंद कहा जाता है, ठीक है। ये बलबन के शासनकाल में भी ये रहा। मैंने आपको बताया था कि आठ सुल्तान के शासनकाल में अमीर खुसरो रहने वाला व्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है इसामी। अमीर खुसरो के बाद आता है इसामी का क्या था, फतूह उल इसामी का क्या था, फतूह उस सलातीन। इसामी का क्या था, एक किताब आता फतूह उस सलातीन। इसामी के बाद कौन आता है, इसामी के बाद इब्न बतूता के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, रोहिला इसका है, रहला या रहला। तो ये चार जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी इन पे
मिलता है। विस्तृत जानकारी सबसे पहले जियाउद्दीन बढ़नी के तारीख फिरोज शाही से सबसे ज्यादा विस्तृत मिलता है, और इस सब में भी थोड़ा थोड़ा करके इस सब में भी मिलता है। तो क्या हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण का स्रोत क्या क्या हो गया, तो जियाउद्दीन बढ़नी का तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो का खुजावतुल फतूह, अमीर खुसरो का खुजावतुल फतूह, इसामी का फतूह सलातीन, इसामी का फतूह उल सलातीन, और इब्न बतूता का रहला। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का स्रोत के बारे में पता चल गया। अब इसको मिटाते हैं। मिटाने से पहले आपको बता देते हैं कि ये सैन्य और बाजार के बारे में जो हम आपको बताए हुए थे, तो सैन्य के बारे में बोलता है, सैन्य के बारे में इसामी बोलता है। इसामी बोलता था कि सैन्य मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो मेनली फोकस्ड रहा है वो सैन्य को लेकर रहा है। ये बाजार नियंत्रण जो किया गया था किसके लिए किया गया था, सैनिक को लेकर किया गया था। अभी हमको बताएंगे कि ऐसा क्यों कहा गया था। और अमीर खुसरो का कहना था कि नहीं, ये सैन्य के लिए नहीं किया गया था, ये आम प्रजा के लिए किया गया था, प्रजा का सुख समृद्धि को देखते हुए ये किया गया था। तो यहाँ से एरो दे के बता सकते हैं इसामी। आप ये सब नोट करते हुए चलिएगा। इसामी ने बोला था कि ये जो है सैनिक के लिए ये किया गया है, बाजार नियंत्रण सैनिक को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। और अमीर खुसरो का यह कहना था कि नहीं, ये जो है प्रजा के लिए किया गया, प्रजा के उत्थान के लिए किया गया, ये अमीर खुसरो का कहना था। इसामी का कहना था कि नहीं, ये सैनिक के लिए उत्थान के लिए किया गया। अब ये सैनिक के उत्थान के लिए क्यों कहा गया, यह भी आपको पता चलेगा। इतना समझ में आ गया, इतना मिटाते हैं। चलिए, तो जैसे कि बाजार नियंत्रण कुछ ने कहा कि ये सैनिक के लिए है, कुछ ने कहा कि ये प्रजा के लिए है। तो देखिए क्या लॉजिक क्या था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब मूल्य को कम करना स्टार्ट किया, जैसा कि हम आपको पहले बताया कि मूल्य का दाम कम कर दिया गया था, तो कम इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने किया हुआ था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी। बहुत बड़ी सेना क्यों थी, क्योंकि उसका, हम आपको पहले ही बताए थे कि उसका मनसा जो था वो पूरा विश्व विजय का था। तो विश्व विजय का मनसा होने के कारण उसका सैनिक ज्यादा रखना पड़ता। जहां भी वो अभियान करता था, अभियान का मतलब जहां भी वो मतलब कि जाता था अटैक करने के लिए, वहां का जो जिसको जीत लेता था उसका सैनिक को भी अपना में शामिल कर लेता था। तो इससे क्या होता था कि जाहिर सी बात है, तब सैनिक तो का विस्तार तो होगा, सैनिक का विस्तार होगा तो उसको ज्यादा पैसा देना होगा, उसको ज्यादा वहां रखने उखने व्यवस्था करना होगा, ज्यादा पैसा देना होगा। तो इसके लिए क्या किया था उसने, बहुत कम दाम घटा दिया था। कम दाम घटाने के कारण, कम दाम घटाने का उसका पर्पस, कम दाम करने का उसका पर्पस क्या था कि यदि देखिए लॉजिक समझिए, अलाउद्दीन खिलजी कितना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। ठीक है, यदि दाम को कम कर दिया जाए, दाम कम कर दिया जाए, दाम कम कर देगा तो सैनिक को कम पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, कम देना पड़ेगा। कम दाम के में का पैसा में ही उसको सब कुछ मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका खर्चा 70 रुपया है, आपको 100 रुपया दे रहे हैं, तो 70 रुपया में आप आटा चावल गेहूं तेहूं सब खरीद लीजिएगा। आप डिमांड नहीं कीजिएगा कि हमको जो है 100 रुपया से ज्यादा पैसा हमको दो, नहीं डिमांड कीजिएगा। अगर वहीं आपको 100 रुपया दिया जाता है और मार्केट में देखिएगा कि सबका दाम ज्यादा बढ़ गया, आपको 150 रुपया खर्चा हो रहा है, तो आप ये भी डिमांड कीजिएगा कि हमको 150 रुपया खर्चा हो रहा है, हमको 200 रुपया दो, कहीं 50 रुपया थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा तो रखिएगा ना। तो वही बात था, ये जो है इतना दाम कम कर दिया, दाम कम कर दिया तो सैनिक को कम पैसा देना पड़ा, तो सैनिक को कम पैसा देना पड़ा। और इसके शासनकाल में बहुत ज्यादा सैनिक था, तो दाम कम कर दिया, सैनिक को कम पैसा देना पड़ता था, सैनिक को कर के माध्यम से पैसा देना पड़ता था। और ये प्रथम शासक, दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रथम शासक था जिसने कि नगद पैसा देना आरंभ स्टार्ट किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नगद पैसा का, नगद वेतन भुगतान, नगद वेतन भुगतान का स्टार्ट किया था, नगद वेतन भुगतान का स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सैन्य में और एक दो बता देते हैं। देखिए इसने क्या किया था, सैनिकों का पंजीयन कराया था, सैनिकों का पंजीयन किया था, दाग हुलिया प्रथा का स्टार्ट किया था, और घोड़ों में भी को भी दागने का प्रथा स्टार्ट किया गया था, घोड़ा को दागना, घोड़ा को दागना।
घोड़ा को दागना, ठीक है। ये सैनिकों को पंजीयन दाग, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि इसके शासन काल में बहुत ज्यादा सैनिक रहते थे, बहुत ज्यादा सैनिक इसके शासन काल में थे, तो ये जानना सुल्तान के लिए आवश्यक हो गया कि कौन सैनिक है और कौन आम प्रजा है। बहुत कंफ्यूजन होने लगा, और चूंकि ये नगद वेतन देना स्टार्ट कर चुका था, तो इससे क्या होता था कि आम जनता भी आता था, बोलता था सरकार हम भी हैं, सरकार हम भी हैं, अब सैनिक है, हमको ही पैसा दीजिए, तो दे देता था। तो उससे पता क्या, उसे बहुत बड़ा मतलब कि वो होने लगा था कि जो नहीं भी होता था वो भी पैसा ले जाता था। इससे हुआ क्या हुआ कि सैनिक का पंजीयन, सैनिक को पहचान कराया गया, कहीं मोहर तोहर लगवाने लगा कि हाँ ये तुम सैनिक है, केवल तुमको पैसा मिलेगा, उस सैनिक नहीं है उसको पैसा नहीं मिलेगा, ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसी आधार पर इसामी का कहना है कि ये जो है सैनिक के लिए किया गया, बाजार नियंत्रण सैनिक के लिए किया गया है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया सैनिक सुधारे का ये काम हो गया। अब देखिए ये जो अलाउद्दीन खिलजी जो हम आपको बताए हुए थे कि सब जगह लटकाया हुआ था, तो बाजार नियंत्रण को विभिन्न विभिन्न भागों में अलाउद्दीन खिलजी ने बांट दिया था। बाजार नियंत्रण को अलग ही में लिखते हैं, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, एक चूंकि ये बाजार नियंत्रण नहीं था, ये तो वो था क्या बोलता सैनिक सुधार। बाजार नियंत्रण का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार था आप वो देखिए। बाजार नियंत्रण को कितने भाग में बांटा गया था, 4 भाग में बांटा। सबसे पहला बाजार नियंत्रण में आता है मंडी, सबसे पहला में नंबर में आता है मंडी, इसको बोलता था गल्ला बाजार, मतलब कि मंडी में यही घर घरेलू का जो सामान उमान है, आटा चावल हैन तैन सब यहाँ मंडी में मिला करता था। उसके बाद था सराय ए अदल, ये देखिए सराय ए अदल क्या था, सराय ए अदल था वस्त्र के बारे में, मतलब कि वस्त्र बाजार था। सराय ए अदल वस्त्र बाजार था। बाद में अभी आपको कुछ देर बाद बताएंगे, सबका अलग अलग जो है ना, अलग अलग देख रेख के लिए अलग अलग बनाया था। सराय अदल के बाद आ गया कि ये दास के लिए अलग बनाया था, मवेशी के लिए अलग बनाया था, और दास मवेशी ये इन दोनों के लिए अलग बाजार बनाया गया था, दास मवेशी के लिए, ठीक है। सबके लिए बाजार नियंत्रण में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, अलग अलग बनाया गया था। और इसके लिए एक परवाना नवीस को नियुक्त किया गया था, परवाना नवीस इस सब के ऊपर जो था, परवाना नवीस को नियुक्त किया गया था। परवाना नवीस क्या था, परवाना नवीस सबको वो नहीं होता है कि मतलब कि हाँ तुम एलिजिबल हो इसके लिए, तो वही ये क्राइटेरिया देखता था कि कौन क्या बेच सकता है, तो उसके हिसाब से वो उसको तय करता था। अभी नहीं है कि आप मछली बेचते हैं जाके सब्जी वाला में जाके बैठ जाइएगा, तो ऐसा नहीं होता था। जिसका जो डिपार्टमेंट था सिर्फ वही वहां पे जाके बेच सकता था, ये यहाँ नहीं जा सकता था, ये यहाँ नहीं जा सकता था, मतलब कोई कहीं भी नहीं जा सकता था। और परवाना नवीस का और एक काम था कि व्यक्ति जो भी खरीदने आते थे उसके हैसियत देख के उसका पता लगाया जाता था कि हाँ ये बंदा खरीद सकता है कि नहीं खरीद, तब उसको अलाउ किया जाता था कि हाँ तुम आओ। और ये वाला मेन चीज यहाँ काम आता था, दास को लेकर मेन काम आता था। अभी आपको 1000 दिनारी के बारे में बताते हैं। ई मंडी का प्रमुख अधिकारी को बोलता था सहनाए मंडी, इसको क्या बोलता था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप बस बने रहिए। इसको बोलता था सहनाए मंडी, मंडी का हेड को बोला जाता था सहना ए मंडी। ये मंडी के बारे में समझ गए होंगे, बाजार नियंत्रण में कौन कौन से भाग थे ये समझ गए होंगे। मंडी, गल्ला बाजार, आम खर्चा पानी का जो काम रहता था वो यहाँ मिलता था। सराय अदल, ये वस्त्र का यहाँ पे कपड़ा वपड़ा मिलता था। दास के लिए अलग था, दास के लिए, और मवेशी के लिए अलग था। परवाना नवीस जो कि ये सबका आवंटित करता था कि हाँ तुमको अलाउ करते हैं, हाँ तुमको अलाउ करते हैं। ये सिर्फ ना केवल दुकान को अलाउ करते थे बल्कि जो खरीदने के लिए आते थे उसको भी अलाउ करते थे, जिसको देख के मतलब कि आदमी का औकात देख के पहचान किया जाता था कि ये खरीदने के लायक है या नहीं है, समझ गए। तो इसको बोलता था सहनाए मंडी, मंडी का सहनाए मंडी। सराय अदल को वही बोला जाता, सराय अदल ही बोला जाता था। दास मवेशी इस सब का था। तो अभी वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, इसीलिए अब इसको नेक्स्ट वीडियो, एक और वीडियो इसमें बनाएंगे जिसमें कि पार्ट 2 बाजार नियंत्रण के साथ साथ थोड़ा कर प्रणाली को भी उसमें देख लेंगे, ठीक है। अभी बहुत ही लंबा होगा जिससे कि आपको अच्छे से हो सकता है कि समझ ना आए, उतना देर वीडियो में आप बने हुए ना रहे, तो इसीलिए
इसका पार्ट टू बस 1-2 दिन में पार्ट टू इसका हम लेके आ जाएंगे। पार्ट टू में अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, इसके आगे कहानी और समझ में आ जाएगा। पार्ट टू में ट्राई करेंगे कि सैन्य अभियान सॉरी पार्ट टू में ट्राई करेंगे इसका जो वीडियो का पार्ट टू होने वाला है। पार्ट टू में बाजार नियंत्रण तो करेंगे ही करेंगे, साथ में साथ थोड़ा मोड़ा सैन्य अभियान को भी ट्राई करेंगे कि सैन्य अभियान को भी थोड़ा मोड़ा खींच लेंगे। उसके बाद लास्ट में मूल्यांकन करेंगे। ये सब होने वाला है पार्ट टू में, वीडियो के पार्ट टू में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा, मेरे हिसाब से बहुत ही लंबा हो गया, तो इतना एक बार में इतना देखना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक स्टूडेंट के लिए बहुत लंबा टाइम उतना नहीं देना चाहिए, एक बार में उतना यूट्यूब में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, इसलिए इसको पार्ट टू के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आपको उम्मीद करते हैं कि वो सारा पूरा माजरा अलाउद्दीन खिलजी का स्टार्टिंग से कैसे शासक बना, वो पहले क्या करता था, वो कैसे सुल्तान बन गया, उसने क्या क्या स्टार्टिंग में कार्य किए, कौन से पद लिया, उसके बाद यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सारा समझ में आ गया होगा। हम आपको फिर से बता देते हैं कि ये जो टॉपिक, ये पूरा सीरीज चल रहा है, ये TMBU यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का जो है ना ग्रेजुएशन का पार्ट टू का टॉपिक चल रहा है। पार्ट टू का पेपर 3 का ये टॉपिक चल रहा है। पेपर 4 हम आपको पहले पूरा का पूरा क्लियर कर चुके हैं। पेपर 4 पेज से उसको लिखा है। अगर आप पेज में समझ में नहीं आ रहा है सही तरीका से, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। बोर्ड में इसी तरह हम आपको समझा के पेपर 4 भी कर देंगे। पेपर 4 का ग्लैडस्टोन, जॉर्ज तृतीय, 1688 रेवोल्यूशन, इंग्लैंड क्रांति, अमेरिका क्रांति, सब कुछ कवर हो चुका है। अब पेपर 3 में 3-4 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। जो भी नहीं देखे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाके वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो सब देख लीजिए, आपको हिस्ट्री ऑनर्स में बहुत ही सुविधा हो जाएगा। धीरे धीरे करके हम लोग पॉलिटिकल साइंस को भी स्टार्ट करने वाला है। पॉलिटिकल साइंस में पार्ट 2 का जो भी टॉपिक है सब स्टार्ट करने वाला। और आपको अलग से जो भी टॉपिक चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चाहिए, और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको इसी तरह समझा के बता दिया जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, कि जब भी इस तरह का वीडियो लाएंगे तो आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। पसंद आए तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक आप कर सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बस धन्यवाद।